हिंदी माध्यम में समसामयिकी मतलब करंट को लेकर कैसे बेहतर तैयारी करें। तो प्री, मेंस, इंटरव्यू सब में ही करंट बहुत आवश्यक है। आपकी यूपीएससी की तैयारी में करंट अब एक बैकबोन हो गया है और इसे हमें बेहतर प्रिपरेशन के तहत अपने प्रिपरेशन को अगर मजबूत करना है तो हमें करंट को पढ़ने, उसे लिखने, उसे समझने, कुल मिला के अपनी तैयारी में एक सबसे प्राथमिक तौर पर शामिल करना। हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी माध्यम में समसामयिकी मतलब करंट को लेकर कैसे बेहतर तैयारी करें। और जब इस विषय को लेते हैं तो मैं 4 मानकों पर आपको इसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जब भी हम कोई काम या किसी चीज का चयन करते हैं तो आखिर पहले जानना चाहिए इसकी आवश्यकता। दूसरे उस पे आते हैं कि आखिर अगर आवश्यक है तो उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे कि आखिर इसका यूज कैसे करें, उसको पढ़ें कैसे, कैसे करें। मतलब इसका मतलब हुआ व्हाई, इसका मतलब हुआ व्हाट, इसका मतलब हुआ हाउ। और लास्ट हम मिसलेनियस में देखेंगे, हम उसे मिसलेनियस ही नाम देते हैं कि कुछ और बातें रह गई हैं क्या। हम कुछ चीजों का चुनाव कैसे करें और हमारी तैयारी के साथ इसका करंट का फ्यूजन कैसे करें, उसको हम मिसलेनियस में लेते हैं। तो सबसे पहले इन 4 आयामों से अगर हम चलें तो पहला डायमेंशन है कि आखिर करंट की आवश्यकता है क्या। खैर ये तो हर अभ्यर्थी समझता है और दिक्कत ये है कि जरूरत से ज्यादा समझता है उसको। यूपीएससी, मैं पहले कह दूं, करंट और जो आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिक पार्ट है, दोनों के समन्वय को लेकर चलना है। लेकिन अगर वाई की बात करें तो प्री, मेंस, इंटरव्यू सब में ही करंट बहुत आवश्यक है। जो नया ट्रेंड है उसमें आप देखेंगे कि 30 से 40% प्री में आवश्यक हो गया है करंट इस जानकारी। मेंस में अगर हम देखें तो सारे पेपरों में करंट से ही जुड़ी हुई चीजों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से पूछा जा रहा है, मतलब 60% तक पहुंच गया है। और इंटरव्यू में तो टैफ के अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब करंट स्पेसिफिक। तो इसका मतलब यह है कि आपकी यूपीएससी की तैयारी में करंट अब एक बैकबोन हो गया है और इसे हमें बेहतर प्रिपरेशन के तहत अपने प्रिपरेशन को अगर मजबूत करना है तो हमें करंट को पढ़ने, उसे लिखने, उसे समझने, कुल मिला के अपनी तैयारी में एक सबसे प्राथमिक तौर पर शामिल करना होगा। दूसरा था कि आखिर जब इतना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए क्या देखो कि मैंने बातें कह दी, केवल नहीं मानना है। तुरंत प्री का, मेंस के इंटरव्यू के अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे जो अवेलेबल है सब जगह, और यूपीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वो बेस्ट सोर्स है, आप जाकर देखें तो ये बात खुद से पहले देख लें कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत, कि करंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि स्रोत क्या हो, यही तो समस्या है, और खासकर हिंदी में जब हम करंट की बात करते हैं तो स्रोत के लिए क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है बड़ा लॉजिकल, चलिए, एक होता है न्यूज़पेपर, ऑब्वियसली। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स वेबसाइट्स जिसमें हम अन्य सोशल मीडिया, यूट्यूब को भी शामिल कर, बहुत सारी चीजें हैं अब तो। और तीसरे नंबर पे आता है मैगजीन्स। अगर हम न्यूज़पेपर को लें तो जब तैयारी के क्रम में आते हैं तो प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ये यूपीएससी की तैयारी के लिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं करंट के हिसाब से, इसमें कोई डाउट भी नहीं।
दूसरे नंबर पे ऐसे भी पेपर हैं जो अच्छे हैं, जैसे लाइव मिंट है, डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है। ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजर, सब लोग जो भी पेपर पढ़ता है उसमें कुछ खासियत देखता है। ये सब इंग्लिश मीडियम के पेपर, इंग्लिश में। अब समस्या ये है, तो इसमें मैंने कहा कि आप पहले तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को एक तरफ रखें। अगर हिंदी मीडियम के पेपर की बात करें तो मैं एक ही उदाहरण लूंगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। राष्ट्रीय संस्करण, आप अपने सिलेबस को देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सेकंड और थर्ड पेपर खासकर, आप सेकंड और थर्ड पेपर के सिलेबस को अपने टेबल पर, अपने जहां टेबल और कुर्सी पे बैठते हैं सामने वाल पे चिपका दीजिए और उसमें सेकंड थर्ड पेपर में जो जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसको जरूर से जरूर फॉलो करें। तीसरा है मैगजीन। बहुत तरह की मैगजीन है, कुरुक्षेत्र है, योजना है, जिसकी इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ बहुत सारी कोचिंग के नोट्स हैं जो खुद मैगजीन निकालते हैं, लगभग सभी कोचिंग मैगजीन निकालती है, हम भी निकालते हैं। तो किसी भी एक मंथली मैगजीन को जरूर लेकर चलें। ये तीन ही तो सोर्स हो सकते हैं करंट पढ़ने के। मल्टीपल रिसोर्स, अगर हम वेबसाइट, ऐप और बाकी सब में आए तो संसद टीवी भी है, बीबीसी है, ऐसे बहुत से मल्टीपल चैनल्स हैं और यूट्यूब पे जो करंट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अगर इतना भटकाव होगा, समझिए पूरी जिंदगी तो इसी में चली जाएगी। करंट आपका 40% 50% ही था, इसका मतलब यह है कि हमें बहुत कुछ अभी ऑप्शनल पढ़ना है, एस्से पढ़ना है, चारों पेपर में जो कॉन्सेप्चुअल और स्टैटिक पार्ट है उसे क्लियर करना है। तो पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं है। तो आखिर स्रोत तो बड़ी सारी अवेलेबिलिटी है, बम्बार्डिंग है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब सीमित विकल्प होते हैं या विकल्प कम होते हैं तो ज्यादा बेहतर स्थिति है, बशर्ते कि विकल्प बहुत ज्यादा है। क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूजन बहुत होती है, सही क्या है उसी की तलाश में जिंदगी खत्म हो जाती है। अब तीसरा आता है व्हाट के बाद हाउ, कैसे पढ़ें। और एक प्रश्न और देखा कि सर कितना समय दें, करंट को कितना समय दें। ऑब्वियसली पढ़ाई की डिमांड बड़ी कंप्लीट और होलिस्टिक डिमांड है। आप 3 आवर के आसपास मैक्सिमम करंट को दें, जिसमें सब मिलाकर मैंने कहा आप न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर 1 to 1.5 मतलब 60 to 90 मिनट हो, और रेस्ट जो 60 to 90 मिनट है वो 2.5 से 3 घंटे के लिए, अगर जो है 90 मिनट, उसमें जो मैंने कहा मैगजीन पर वर्क कीजिए या जो भी एक पीआईबी या कोई एक साइट सुनते हैं देखते हैं उसको फॉलो कीजिए। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपका समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि आप 10 से 12 घंटे जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिंसियर, तो आपको तैयारी का समय इस तरह से आयोजित करना है। और अगर इसमें से 3 आवर निकल गए तो बचे आपके पास 7 to 9 आवर, और 7 to 9 आवर में आप दो विषय, आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है, जीएस के टॉपिक देखने हैं, और बाद में संडे संडे आप आंसर राइटिंग और टेस्ट भी दें। इसलिए ऑर्गेनाइज होना, जितना ज्यादा बिखरे रहोगे, अव्यवस्थित रहोगे, उतना प्रिपरेशन टफ होती जाएगी। जितना संयोजित व्यवस्थित होगे, जितने रिसोर्स को कम कर कर उसकी क्वालिटी, उसकी एनालिसिस बढ़ाते चले जाएंगे, उतना हम बेहतर। तो हमें समय जो है कुछ इस हिसाब से निर्धारित करना। दूसरा पूछा गया कि नोट्स नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं करंट के लिए। अच्छी बात है अगर आप एक डायरी या नोट्स बनाते हैं और उसमें पॉइंट वाइज कोई आंकड़ा आया, जो महत्वपूर्ण आंकड़ा हो, किसी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ने जारी किया हो, साथ ही साथ कोई कोट या कोटेशन या कोई कंपैरिजन दिया गया हो, तो उसे जरूर पॉइंट वाइज अपनी कॉपी में नोट कर।
और बहुत बढ़िया होगा कि डायरी के पन्नों को या कॉपी के पन्नों को गवर्नेंस के हिसाब से, पॉलिटी के हिसाब से, एथिक्स के केस स्टडी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, एनवायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से बांट लें। और उसमें जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जैसे ही कोई आपने न्यूज़पेपर में या जो भी साइट फॉलो कर रहे हैं उसमें जो मैंने बताया पीआईबी उसको फॉलो करें या मैगजीन में मिला तो आप वही पॉइंट वाइज उसमें ऐड कर दीजिए, अपनी डायरी में नोट कर दीजिए कि जब हम पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ लें तो करंट वाली डायरी से उसमें हम क्या करें, अपडेट करें। क्योंकि आपके नोट्स बड़े व्यवस्थित होने चाहिए, एक जगह होगा, रिकॉल होगा और उसमें हम अपनी चीजों को अगर ऐड कर देंगे तो आपका जो कंटेंट है वो एनरिच्ड हो। तो यस, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, ये नहीं कि पूरा पेपर उतार दे रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, बल्कि उसके आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अगर कोई ऐसा विश्लेषण या कोट उसमें आता है तो उसको जरूर से जरूर, मतलब कुल मिलाकर अगर आर्टिकल लंबा दिया हुआ है तो आप मान के चलिए कि उससे 5 से 7 पॉइंट में आपको तोड़ कर रख देना चाहिए उसमें। इस तरीके से आप करंट का नोट्स बनाएं और एक जगह रहेगा, अगर 5-6 मुख्य जो मैंने पहले भी कहा, सेकेंड और थर्ड पेपर खासकर सिलेबस के हिसाब से उसको बांटकर आप अपने करंट के जो नोट्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको अपडेट करें। हम जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो याद रखिए कि इकोनॉमी सारी चीजें पढ़ने के बाद जब बजट सर्वे या कोई नई टर्म इवॉल्व होती है उसमें क्या ऐसी बात है, अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो स्टैटिक पार्ट है आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी कोई नया टर्म आया या उसमें कुछ बदलाव आया तो तुरंत उससे वहां जाकर ऐड कर। ये नहीं कि हमारा स्टैटिक अलग चल रहा है, करंट अलग चल रहा है, आपने लिख लिया, उसके बाद जब आप स्मार्ट नोट्स बनाते हैं तो इस जहां पर आप स्टैटिक पार्ट वाला पढ़े थे, अगर उसमें कुछ 2022, 23, 23, 24 में बदलाव आया तो तुरंत वहां पॉइंट एडिशनल कर दें कि अब इसमें ये स्थिति है। और बात आती है कि करंट का जो अध्ययन है, ऑब्वियसली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों में इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में तो जरूर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दिखने लगते हैं, इंटरव्यू में सामान्यतः डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, लेकिन मेंस जो बैकबोन है उसमें करंट की बातों को लेकर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से जोड़कर, उसके बैकग्राउंड से जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है और यहां तक कि उसे अप्लाइड फॉर्म में बनाकर पूछा जाता है। इसलिए उस करंट का उपयोग किस तरह करना है, केवल डायरेक्ट करंट वो लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आसपास की पेरिफेरी क्या क्या हो सकती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं है बस जैसे कहा एक पेपर, एक मैगजीन और साथ में एक साइट को फॉलो करते हुए चलें और अपने नोट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हुए चलें और उसे स्टैटिक और कॉन्सेप्चुअल फॉर्म से जोड़ें। अप्लाइड क्वेश्चन आता है उसकी समझ रखें, अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपके जो करंट का जो आपका नोट्स होगा वो भी शानदार बनेगा और आपके सिलेक्शन में निश्चित ही मददगार। थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। एमके यादव सर और केडी सर दोनों ही यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है रितिका जिंदल मैम, जिन्होंने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी हैं। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली है। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उन्हीं के स्टूडेंट्स की भी टॉक्स रिलीज होने वाली है।
तो हमने MK यादव सर और KD सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 2024 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अब तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि दोनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है। जोश की फैमिली के लिए KD सर और MK यादव सर दोनों ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब अफोर्डेबल हो पाएगी। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना है लेकिन लाखों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली के ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ जोश टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया मत होने दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।